गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड स्टे एट योर होम। प्यारे बच्चों, 10th क्लास सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस लेसन चल रहा है हमारा सेकंड। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था चूहों की पकड़ धकड़। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से लोग चूहों को पकड़ते हैं, क्या क्या उनकी डिमांड है। ठीक है, तो आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है धर्म और उपनिवेशवाद विरोध। मतलब जो धर्म है और जो उपनिवेशवाद है उसका विरोध। तो स्टार्ट करते हैं। औपनिवेशिक वर्चस्व। जो औपनिवेशिक वर्चस्व निजी और सार्वजनिक जीवन के तमाम पहलुओं पर नियंत्रण के रूप में सामने आता था। मतलब जो औपनिवेशिक जो वर्चस्व था वो क्या था, जो निजी और सार्वजनिक, जो निजी भी है और जो सार्वजनिक जो जीवन है कि जो तमाम पहलू हैं, ठीक है, उनको उनके ऊपर नियंत्रण मतलब उनके ऊपर समान रूप से नियंत्रण आता था। फ्रांसीसियों ने न केवल सैनिक ताकत के सहारे वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, बल्कि वे वहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी पूरी तरह बदल देना चाहते थे। मतलब जो वियतनामी थे, जो फ्रांसीसी लोग थे, उन्होंने जो वियतनाम था उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। लेकिन कब्जे के साथ साथ वो जो उनकी सामाजिक और जो राजनीतिक या सांस्कृतिक स्थिति थी उसको भी वो पूरी तरह से बदलना चाहते थे। हालांकि धर्म ने औपनिवेशिक शासन को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका अदा की, लेकिन दूसरी ओर उनके जो प्रतिनिधि के नए नए रास्ते भी खोल दिए गए थे। ठीक है, आइए देखें किस प्रकार ऐसा हुआ। ठीक है, तो देखते हैं। वियतनामियों के धार्मिक जो विश्वास बौद्ध धर्म, कम्युनिस्टवाद और स्थानीय रीति रिवाजों पर आधारित थे। मतलब जो ये वियतनाम थे उनके जो धार्मिक विश्वास थे या बौद्ध धर्म था, स्थानीय जो रीति रिवाज थे उनके ऊपर उनके जो ये बातें आधारित थी। ठीक है, फ्रांसीसी मिशनरी वियतनाम में ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। जो फ्रांसीसी थे वो क्या कर रहे थे, वो ईसाई धर्म का मतलब ईसाई धर्म को अपनाने के लिए उनको बोल रहे थे, ईसाई धर्म के बीज बोने का प्रयास या प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें वियतनामियों के धार्मिक जीवन में इस तरह का घाल मेल पसंद नहीं था। ठीक है, उन्हें लगता था कि जो पराभौतिक शक्तियों को पूजने की वियतनामियों की आदत को सुधारा जाना चाहिए। ठीक है, 18वीं सदी से ही बहुत सारे धार्मिक आंदोलन पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव और स्थिति के खिलाफ जागृति फैलाने का प्रयास कर रहे थे। 1868 का स्कॉलर्स रिवोल्ट जो विद्वानों का विद्रोह था, फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ शुरुआती आंदोलन में था। ठीक है, इस आंदोलन की जो बागडोर थी, ये जो बॉक्स 1 आया है ये आपको पढ़ना है। इसमें कम्युनिस्ट जो थे उसके विषय में एक चीनी जो विचारक उसने बता रखा है। ठीक है, तो इसमें एक दे रखा है चित्र 8 इसमें दे रखा है। इसमें दे रखा है कैथोलिक मिशनरी फादर बोरी की मृत्युदंड देने का चित्र। मतलब वो किस प्रकार से उसको मृत्युदंड देते हैं ये उसका चित्र दिखा रखा है। ठीक है, तो जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन की जो बागडोर थी वो शाही दरबार के अफसरों के हाथ में थी। ठीक है, ये अफसर कैथोलिक जो धर्म और फ्रांसीसी सत्ता के प्रसार से नाराज थे। ठीक है, उन्होंने नगु अन और हा तीन प्रांतों में बगावतों का नेतृत्व किया और 1000 से ज़्यादा ईसाइयों का कत्ल कर डाला। ठीक है, कैथोलिक मिशनरी 17वीं सदी की शुरुआत से ही स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने के में लगे हुए थे। मतलब जो कैथोलिक मिशनरी थे वो 17वीं जो सदी थी उसके स्टार्टिंग से ही वो उनको ईसाई धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और 18वीं सदी के अंत तक आते आते उन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को ईसाई बना लिया था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने 1868 के आंदोलन को तो कुचल डाला, लेकिन इस बगावत ने जो फ्रांसीसियों के खिलाफ नए देशभक्तों में उत्साह का संचार जरूर कर दिया। ठीक है, वियतनाम के अभिजात चीनी भाषा और कम्युनिस्टवाद की शिक्षा लेते थे, लेकिन किसानों के धार्मिक विश्वास बहुत सारी साम्यवादी परंपराओं से जन्मे थे। ठीक है, उन्हें बौद्धिक धर्म और स्थानीय जो मूल मान्यताएं दोनों का मिश्रण था। जो वियतनाम के लोग थे उनके अंदर जो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति थी या जो धार्मिक बातें थी जो उनका बौद्ध धर्म था या उनकी जो स्थानीय मान्यताएं थी वो दोनों उनके साथ मतलब उनके अंदर उनका सम्मिश्रण था, वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, वियतनाम में बहुत सारे
पंथ ऐसे लोगों के जरिए फैले थे जिनका दावा था कि उन्हें ईश्वर की आभा देखी है। इनमें से कुछ धार्मिक आंदोलन फ्रांसीसियों का समर्थन करते थे, जबकि कुछ औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चलने वाले आंदोलनों के पक्षधर थे। हुआ ऐसा ही एक आंदोलन था, मतलब हुआ एक आंदोलन का नाम है। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। मतलब जो ये आंदोलन था वो 1939 में 1939 में ये स्टार्ट हुआ था। हरे भरे मैकोंग डेल्टा इलाके में इसे भारी लोकप्रियता मिली। यह आंदोलन 19वीं सदी के उपनिवेशवाद जो विरोधी आंदोलन में उपजे विचारों से प्रेरित हुआ था। मतलब जो ये आंदोलन था वो 19वीं सदी के अंदर जो उपनिवेशवाद के जो विरोधी बातें थी या विचार थे उनसे ये उपजा था या पनपा था। ठीक है। हुआ आंदोलन के संस्थापक का नाम था हुइन। ठीक है। फूसो वह जादू टोना और गरीबों की मदद किया करते थे। मतलब वो ये जो थे फूसो थे वो जादू टोना करते थे और जो वो ज़्यादातर गरीबों की मदद करते थे। व्यर्थ खर्च के खिलाफ वह जो व्यर्थ के खर्च थे उनके खिलाफ उसने आदेशों का लोगों से काफ़ी असर था। वह बालिका जो वधू थी, मतलब जो बाल विवाह या खरीद फरोख्त शराब व अफीम के परख विरोधी थे। मतलब जो भी ये नशा वगैरह था उसके वो विरोधी थे। ठीक है। फ्रांसीसियों ने फूसो के विचारों पर आधारित आंदोलन को कुचलने का कई तरह से प्रयास किए। मतलब जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने उनके जो विचार थे उनको कुचलने का प्रयास किया। उन्होंने फूसो को पागल घोषित कर दिया गया। जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने उसको पागल घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा ये तो पागल है। फ्रांसीसी उन्हें पागल बोंजे कहकर बुलाते थे। मतलब फ्रांसीसी क्या बोलते थे उसे? पागल बोंजे। किसको? जो फूसो थे उसको बोलते थे। ठीक है। सरकार ने उन्हें पागल खाने में डाल दिया था। मज़े की बात यह थी कि जिस डॉक्टर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह फूसो को पागल घोषित करेगा, वही कुछ समय में उसका अनुयायी बन गया। मतलब जिस डॉक्टर को उसको सौंपा था कि आपको इसका ट्रीटमेंट करना है, तो कुछ समय के बाद जो वो डॉक्टर है वो खुद उसका अनुयायी बन गया। ठीक है। आखिरकार 1941 में फ्रांसीसी डॉक्टर ने भी मान लिया कि वह पागल नहीं है। इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें वियतनाम से निष्कासित करके लाओस भेज दिया गया। मतलब जो फ्रांसीसी थे सरकार ने उन्हें क्या किया, वो वियतनाम से उन्हें निष्कासित करते मतलब वहाँ से बाहर निकाल दिया और कहाँ भेज दिया? लाओस भेज दिया। उसने बहुत सारे समर्थकों और अनुयायियों को यातना शिविर में डाल दिया गया। मतलब जो उसके अनुयायी थे या समर्थक थे किसके? फूसो के। ठीक है। फूसो के जो समर्थक थे या अनुयायी थे उनको यातना शिविर के अंदर डाल दिया गया। ठीक है। इस तरह के आंदोलनों का राष्ट्रवाद की मुख्य धारा के साथ अंतर विरोधी संबंध रहता था। राजनीतिक दल ऐसे आंदोलनों से जुड़े जन समर्थकों का फायदा उठाने की तो कोशिश करते थे, लेकिन उनकी जो गतिविधियों से बेचैन भी रहते थे। ठीक है। राजनीतिक दलों को ऐसे समूहों पर नियंत्रण और आम अनुशासन कायम करने में काफ़ी परेशानी महसूस होती थी। ठीक है। न ही वे उनके जो रीति रिवाज थे और व्यवहार थे उनका समर्थन कर पाते थे, और मतलब जो भी उनके रीति रिवाज है या उनके जो पहनावा है या जो उनकी परंपराएं हैं, ठीक है, वो उसका समर्थन नहीं कर पाते थे। इसके बावजूद जो समाजवादी भावनाओं को झकझोरने में ऐसे आंदोलनों के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। मतलब जो भी योगदान थे उनको कम नहीं आंका जा सकता था। ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा आधुनिकीकरण की संकल्पना। जो आधुनिकीकरण है उसकी संकल्पना। ठीक है। तो देखते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का विभिन्न स्तरों पर और नाना रूपों में विरोध हो रहा था। जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था उसका विभिन्न स्तरों पर विरोध हो रहा था, मतलब अलग अलग तरह से, लेकिन सभी समाजवादियों के सामने सवाल एक जैसे थे। ठीक है। मसलन आधुनिक होने का यह मतलब होता था कि
मतलब जो राष्ट्रवादी हैं वो किसे कहते हैं? क्या आधुनिक बनने के लिए परंपराओं को पिछड़ने की निराशा मानना, मतलब जो भी आधुनिक, अगर हम आधुनिक बनते हैं तो जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, क्या उन्हें छोड़ना होगा? ठीक है, सभी पुराने विचार व सामाजिक आचारों को खारिज करना जरूरी है। क्या पश्चिम को ही विकास व सभ्यता का प्रतीक और उसकी नकल करना जरूरी है? मतलब लोगों के अंदर ये विचार थे कि जो हमारी खुद की जो भावनाएं हैं या जो हमारे धार्मिक प्रवृत्ति हैं, रीति रिवाज हैं, क्या उनको छोड़ना जरूरी है? जो पश्चिमी सभ्यता, क्या वही एक सभ्यता का प्रतीक है, या उसकी जो नकल करना है वो क्या है, जरूरी है? ठीक है, तो ऐसे सवालों के जवाब कई तरह के थे। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना था कि पश्चिम के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए वियतनामी परंपराओं को मजबूत करना जरूरी है। तो जो पश्चिमी जो बातें हैं या जो रीति रिवाज है उन परंपराओं का हमें अगर मुकाबला करना है तो हमें मजबूत करना जरूरी है। जबकि कुछ बुद्धिजीवियों का विचार था कि विदेशी वर्चस्व का विरोध करते हुए भी वियतनाम को पश्चिम से बहुत कुछ सीखना होगा। ठीक है, इन मतभेदों के कारण कई गंभीर बहसें खड़ी हुई जिन्हें आसानी से हल नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो आगे है 19वीं सदी। 19वीं सदी के आखिर में फ्रांसीसियों के विरोध का नेतृत्व प्राय कम्युनिस्ट जो विद्वानों कार्यकर्ताओं के हाथों में होता था। ठीक है, मतलब जो 19वीं सदी के आखिर के अंदर जो फ्रांसीसियों का विरोध का जो नेतृत्व था वो किसके हाथ में था? वो था कन्फ्यूशियन विद्वानों कार्यकर्ताओं के हाथों में। ठीक है, जिन्हें अपनी दुनिया बिखरती दिखाई दे रही थी, मतलब जो उनकी दुनिया थी, उनके जो सपने थे, उनका जो समाज था वो उन्हें बिखरता दिखाई दे रहा था। कन्फ्यूशियन परंपरा में शिक्षित फान बोईचाओ 1867 से 1940 ऐसे ही एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी थे। 1903 में उन्होंने रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दू तान होई नामक पार्टी का गठन किया। ठीक है, और तभी से वह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के एक अहम नेता बन गए। ठीक है, राजकुमार कुआन दे इस पार्टी के मुखिया थे। मतलब जो ये पार्टी थी इसके मुखिया कौन थे? राजकुमार कुआन दे इस पार्टी के मुखिया थे। ठीक है, तो आगे है फान बोईचाओ ने 1905 में चीनी सुधारक लियांग कीचाओ 1873 से 1929 में योकोहाम में भेंट की, मतलब वो उनसे मिले। फान की सबसे प्रभावशाली पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्स ऑफ वियतनाम लियोंग की सलाह और प्रभाव में लिखी गई थी। ठीक है, वियतनाम और चीन में यह किताब खूब बिकी और उस समय यह एक नाटक भी खोला गया। मतलब ये किताब भी लिखी गई और ये एक नाटक भी खोला गया और इसका मतलब सहायता किसके उसमें लिखी गई है? लियांग जो थे उसकी सलाह के प्रभाव से ये लिखी गई थी। ठीक है, यह किताब एक दूसरे से जुड़े दो विचारों पर केंद्रित थी। मतलब एक दूसरे के जो विचार थे उन पे जुड़ी हुई थी या उन पे टिकी हुई थी। एक देश की संप्रभुता का नाश और दूसरा दोनों देशों के अभिजातवर्ग को एक संस्कृति में बांधने वाले वियतनाम चीनी संबंधों का टूटना। ठीक है, फान अपनी पुस्तक में इसी दोहरे नाश का विलाप करते हैं। मतलब वो अपने जो जैसे उनका जो पश्चिमी सभ्यता का अपनाना और जो उनकी खुद की सभ्यता है उसको छोड़ना, इसके विषय में वो लिखते हैं कि मतलब अपना जो है वो छूट रहा है लेकिन अपने जो है उसका नाश हो रहा है और जो दूसरे की जो संस्कृति है या सभ्यता है उसको हम अपना रहे हैं। उनके शोक का अंदाज वैसे ही था जैसे परंपरागत अभिजात तबके से निकले सुधारकों का दिखाई देता था। ठीक है, जो अन्य राष्ट्रवादी फान बोई चाउन के विचारों से गहरे तौर पर असहमत थे। फान चू त्रि है 1871 से 1926 ऐसे नेताओं में प्रमुख थे। वे राजशाही राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। उन्हें यह मंजूर नहीं था कि फ्रांसीसियों को देश से निकालने के लिए शाही दरबार या राजा की सहायता ली जाए। ठीक है, वह एक राजनीतिक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे। लोकतांत्रिक होता है जो जनता के द्वारा चुना हुआ। ठीक है, पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों से प्रभावित त्रिनह पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह खारिज करने के खिलाफ थे। उन्हें मुक्ति के फ्रांसीसी क्रांतिवादी आदर्श तो पसंद थे लेकिन उनका जो आरोप था उन्हें मुक्ति के मतलब जो उनका आरोप था कि खुद फ्रांसीसी ही उनका जो
आदर्शों का अनुसरण नहीं कर रहे उनकी। तो इसमें जो ये देखो स्रोत क्या आया है ये आपको खुद पढ़ना है। एक इसमें आया है चर्चा करें, ये भी आपको पढ़ना है। और नए शब्द आए गणतंत्र, ठीक है, ये आपको खुद पढ़ना है। तो जो उनकी मांग थी कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम के वैधानिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करें और कृषि व उद्योगों का विकास करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।